आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज बच्चों हम प्रकाश के ध्रुवण के बारे में पढ़ेंगे। तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत अभी तक हम व्यतिकरण, विवर्तन पढ़ चुके हैं। तरंग से संबंधित एक और घटना जिसे हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। ये बहुत बारीक और सूक्ष्म घटनाएं हैं और इनको समझने के लिए भी हमें थोड़ा सा गहराई से सोचना पड़ेगा, कल्पना करनी पड़ेगी, तब हम कुछ समझ पाएंगे। क्योंकि तरंग प्रकाशिकी निश्चित रूप से थोड़ा सा कठिन है, तो इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश के तरंग प्रकृति और तरंग की अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रमाणित करता है। यानी ध्रुवण की जो घटना है वो अनुप्रस्थ तरंगों में ही हो सकती है। इसके पहले हाइगन ने प्रकाशीय तरंगों को अनुदैर्ध्य माना था, शुरू में जैसी चर्चा की गई थी। लेकिन जब ध्रुवण की घटना सामने आई तो उनके सिद्धांत में ये थोड़ा सा परिवर्तन किया गया कि प्रकाश की तरंगें अनुदैर्ध्य नहीं होती बल्कि अनुप्रस्थ होती। अब देखिए, तरंग के बारे में आप लोगों ने पिछली कक्षा में डिटेल में पढ़ा है। 11वीं के कोर्स में तरंग का चैप्टर था और उसमें बहुत सारी चीज़ें तरंग से जुड़ी हुई बताई गई हैं। पिछले साल बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाए, इसकी वजह से इस साल थोड़ा सा समझने में दिक्कत जा रही है। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। जिनको अच्छे ढंग से तैयारी करनी है वो 11वीं की किताबें भी पढ़ें। तरंग क्या है, हमने इस पर संक्षेप में चर्चा की थी पिछले लेक्चर में। तरंग बनती कैसे है? देखिए, यांत्रिक तरंगें कैसे बनती हैं? जब किसी माध्यम में यांत्रिक विक्षोभ उत्पन्न होता है। यांत्रिक विक्षोभ में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बीच दोलन होता है। आपने एक उदाहरण देखा होगा पेंडुलम का या लोलक का, जिसमें हम माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन कराते हैं। तो कंपन में क्या होता है कि कण माध्य स्थिति के एक तरफ जाता है अधिकतम विस्थापन तक और फिर लौटता है, फिर माध्य स्थिति से दूसरी तरफ जाता है। तो जब माध्य स्थिति में होता है तो उस समय उसमें गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। लेकिन जब वो विपरीत दिशा में जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती चली जाती है। और जब अपने चरम विस्थापन पर होता है उस समय उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो इस तरह से स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन के कारण ही दोलन उत्पन्न होता है या कंपन उत्पन्न होता है। और जब माध्यम में कंपन उत्पन्न होता है तो एक विक्षोभ का निर्माण होता है और वो विक्षोभ एक निश्चित वेग से निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है। इसी को हम तरंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर तालाब में हम एक पत्थर फेंक दें तो उसके चारों ओर लहरें पैदा होती हैं। लहरें कैसे पैदा होती हैं? उस विक्षोभ के आगे बढ़ने से पैदा होती हैं, जिसमें पानी के अणु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करते हैं। यानी ऊपर नीचे उसमें कंपन होता है और विक्षोभ आगे बढ़ता है। तो इस तरह की तरंगों को हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। इसका उदाहरण है ध्वनि तरंगे। अब हम बात करते हैं प्रकाशीय तरंगों का निर्माण कैसे होता है। प्रकाशीय तरंगों के बारे में मैक्सवेल ने जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने बताया कि ये तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। यानी इसमें विद्युत चुंबकीय दोलन होता है। विद्युत चुंबकीय दोलन का मतलब ये हुआ कि विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा से इन तरंगों का निर्माण होता है। यानी इनमें जो कंपन होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में और चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है। और इस तरह से जो विक्षोभ उत्पन्न होता है
उसको हम विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। और प्रकाश वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है। अब इसमें देखिए, जब विद्युत चुम्बकीय तरंगें आगे बढ़ती हैं तो इनके चलने की एक दिशा होती है जो कि कंपन की दिशा के लंबवत होती है। मतलब इसमें जो विद्युत और चुंबकीय वेक्टर होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिखाया गया है, ये पहला जो चित्र है, इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि यदि हम मान लें कि तरंग x अक्ष की दिशा में चल रही है तो जो विद्युत वेक्टर होगा इस तरंग का, अगर वो z डायरेक्शन में मान लिया जाए तो जो चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन होगा वो y होगा। यहाँ पर x, y और z तीनों लंबवत अक्ष होते हैं। तो x अक्ष की दिशा में अगर तरंग या विक्षोभ आगे बढ़ रहा है तो विद्युत कंपन z अक्ष की दिशा में हो गया और चुंबकीय कंपन y अक्ष की दिशा में हो गया। तो इस तरह से ये कंपन होता रहता है। अब इसमें देखिए जो प्रकाशीय तरंगों का जो व्यवहार होता है या जो गुण होता है वो वास्तव में विद्युत वेक्टर के कारण होता है। विद्युत वेक्टर के कारण ही प्रकाश के सारे गुण प्रदर्शित होते हैं। तो ये जानकारी भी आपके पास होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रकाश के ध्रुवण की बात। प्रकाश का ध्रुवण कैसे होता है? देखिए, जब एक सामान्य प्रकाश स्रोत हम लेते हैं तो उससे निकलने वाला प्रकाश चारों दिशाओं में फैलता है। चारों दिशाओं में प्रकाशीय तरंगें चल रही हैं और तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में विद्युत वेक्टर, चुंबकीय वेक्टर के कंपन होंगे। तो एक तरह की सममित होती है, उस प्रकाश को हम किसी भी दिशा से देख सकते हैं। उन कंपनों को हम किसी भी दिशा से देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। ऐसे प्रकाश में सममित होती है। सममित का अर्थ होता है जिसको हम सभी दिशाओं से देख पाते हैं। लेकिन यदि हम ऐसे प्रकाश की कल्पना करें जिसमें सममित न हो, जिसमें कंपन सिर्फ एक ही दिशा में हो, ऐसी स्थिति में हम उस कंपन को एक ही दिशा से देख पाएंगे। ऐसी स्थिति में उस प्रकाश में सममिति का अभाव होगा और उसी घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यानी प्रकाश में सममिति का अभाव हो और प्रकाशीय तरंगों के संचरण दिशा के लंबवत तल में सिर्फ एक ही दिशा के कंपन हम रिसीव कर रहे हों या प्राप्त कर रहे हों, उस स्थिति में उस प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। इसको और अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग में जो कंपन होता है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। आपने अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। अनुदैर्ध्य तरंग में जो कंपन होता है वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होता है। इसका सबसे सरल उदाहरण है, जैसे एक स्प्रिंग ले लें हम, और स्प्रिंग को इस तरह से स्प्रिंग होती है हमारी। स्प्रिंग को अगर हम इसको दबा के या खींच के छोड़ दें तो इसमें इस टाइप का दोलन होता है। यानी ये सिकुड़ेगी फैलेगी, सिकुड़ेगी फैलेगी, ये कंपन है या दोलन है और इसी दिशा में हमारी तरंग भी चल रही। तो इसको हम अनुदैर्ध्य तरंग कहेंगे। इसी तरह से जब ध्वनि तरंगें वायु के माध्यम में चलती हैं तो वायु में जो कंपन होता है वो अनुदैर्ध्य कंपन होता है। उसमें संपीड़न, विरलन, संपीड़न, विरलन, संपीड़न, विरलन, इस तरह से अनुदैर्ध्य कंपन उत्पन्न होता है संपीड़न विरलन के रूप में। और दूसरा उदाहरण, जैसे हम एक रस्सी ले लें। रस्सी के एक सिरे को अगर यहाँ हम बांध दें और एक सिरे को पकड़ करके
रस्सी के एक सिरे को हम फिक्स कर दें और एक सिरे को पकड़ करके यदि हम ऐसे ऊपर नीचे दोलन करा दें तो इसमें इस टाइप का दोलन उत्पन्न होगा। अब देखिए इसमें तरंग इस तरफ जा रही है और दोलन जो है लंबवत हो रहा है, यानी तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन हो रहा है। इसमें भी दो तरह का कंपन हो सकता है लंबवत, एक कागज़ के तल पर हो सकता है और एक कागज़ के तल के लंबवत हो सकता है। कागज़ के तल पर कैसे होगा, जैसे एक ये रस्सी है, यदि हम उसको इस टाइप से हिला दें, इस टाइप से हिला दें तो उसमें इस टाइप से ऐसे कंपन होगा, इस टाइप से लहरें पैदा होंगी और तरंग तो आगे जा ही रही है रस्सी की दिशा में और उसमें कंपन इस तरह से हो रहे हैं। ये कागज़ के तल के कंपन है। और यदि हम इस टाइप से उसमें कंपन पैदा करें, ऊपर नीचे कर दें तो उसमें ऐसे इस टाइप से कंपन पैदा होंगे, इस टाइप से। तो वो जो है लंबवत, दोनों तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोनों तरह के कंपन हैं, लेकिन एक कंपन कागज़ के तल पर माना जाएगा, कागज़ के तल पर, और एक कागज़ के तल के लंबवत। तो इस तरह से अनुप्रस्थ तरंगों में कंपन होता है। अनुदैर्ध्य कंपन किसी भी स्लिट से सामान्य स्थिति में गुजर जाता है, उसमें ध्रुवण की कोई संभावना नहीं होती। लेकिन जो अनुप्रस्थ कंपन होता है उसमें ध्रुवण की गुंजाइश होती है, उसमें स्लिट के समानांतर अगर कंपन हो रहा है तभी गुजरेगा, स्लिट के लंबवत अगर कंपन हो जाए तो नहीं गुजरेगा। इसको हम इस प्रयोग से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने दो स्लिट बनाया है, N1 N2। ये जैसे हम गत्ते का टुकड़ा ले लें तख्ती का और बीच में हम उसमें कटिंग करके स्लिट बना दें। यहाँ पे ये देखिए कटिंग करके स्लिट बनाई गई है। दो हमने लिया है, एक N2 भी लिया है, N2 में भी बीच में काट करके हमने स्लिट बनाया है। यहाँ पर हमने एक रस्सी लेकर के इस सिरे पर हम कंपन उत्पन्न करते हैं। इसमें देखिए इसको हम ऊपर नीचे यानी इस स्लिट के समानांतर हम इसको झटका देते हैं तो इसमें इस टाइप के कंपन पैदा होते हैं। तो देखिए ये कंपन स्लिट का जो अक्ष है उसके समानांतर हो रहे हैं, इसलिए इससे निकल जाएंगे और ये स्लिट भी उसी तरह से रखी हुई है उसके समानांतर, तो ये कंपन निकल जाएंगे, यानी यहाँ तरंग हमें मिलेगी। लेकिन दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं, यहाँ पर दूसरे स्लिट को हमने पहले स्लिट के लंबवत कर दिया, यानी इसका अक्ष ये ऊर्ध्वाधर है, इसका क्षैतिज अक्ष हो गया। ऐसी स्थिति में यहाँ से जब हम कंपन कराएंगे रस्सी में तो इस टाइप से इसमें कंपन होगा, तो इस स्लिट से कंपन तो गुजर जाएगा, इस स्लिट से कंपन गुजर जाएगा, लेकिन इस स्लिट से कंपन नहीं गुजर पाएगा, यानी कंपन यहीं पे रुक जाएगा, यहाँ हमें तरंग नहीं मिलेगी, यहाँ पर हमें तरंग नहीं मिलेगी। तो कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं, कुछ ऐसी प्रकाशीय युक्तियाँ होती हैं जो इस तरह के स्लिट के समान व्यवहार करती हैं और उसमें सिर्फ एक दिशा के कंपन ही गुजर पाते हैं और अन्य जो कंपन हैं वो नहीं गुजर पाते। ऐसी स्थिति में प्रकाश की संविदता में अभाव होता है, उस प्रकाश को हम सिर्फ एक ही दिशा से देख पाते हैं, जिसे हम ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। इसके लिए हम एक सबसे सरल उदाहरण लेते हैं टूरमेलिन क्रिस्टल का। एक क्रिस्टल टूरमेलिन का होता है कुछ इस टाइप से, ये इसका प्रकाशीय अक्ष होता है, ये इसका प्रकाशीय अक्ष होता है। प्रकाशीय अक्ष के समानांतर जो कंपन होते हैं वो इससे गुजर जाते हैं। तो जब हम
अध्रुवित प्रकाश इससे गुजारते हैं। अध्रुवित प्रकाश को हम इस टाइप से दिखाते हैं। इसमें कंपन को हम इस दो मुहे तीर के द्वारा दिखाते हैं, ऐसे इस टाइप से। इसमें देखिए चारों तरफ हमने कंपन को दिखाया है। अब ये अगर सारे कंपन इस टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजरेंगे तो सिर्फ ऐसे कंपन जो टूरमेलिन क्रिस्टल के प्रकाशीय कक्ष के समानांतर होंगे वो गुजर जाएंगे। इस टाइप वाले जो कंपन होंगे वो गुजर जाएंगे, अन्य कंपन रुक जाएंगे या इस क्रिस्टल द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे, वो आगे नहीं निकल पाएंगे। तो ये जो प्रकाश हमें प्राप्त हुआ, इससे भिन्न प्रकाश प्राप्त हुआ। इसमें सममिति है, हम किसी भी दिशा से देखेंगे तो ये प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन इसको देखने के लिए जब हम इसी दिशा से देखेंगे, जब इसी दिशा से देखेंगे तभी ये दिखाई देगा। तो यहाँ पर सममिति का अभाव है और सममिति का यही अभाव प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। यानी जब सामान्य अध्रुवित प्रकाश किसी ऐसी युक्ति से गुजरता है जैसे टूरमेलिन क्रिस्टल, तो उससे निकलने वाले प्रकाश में सममितता का अभाव होता है। उसमें सिर्फ एक तरह के ही कंपन हमें प्राप्त होते हैं। इस घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो इस तरह से आप अपनी भाषा में संक्षेप में लिख सकते हैं, ये अर्थ निकलना चाहिए। अब देखिए अगर हम इस प्रकाश को डिटेक्ट करना चाहें, एक और हम यदि टूरमेलिन क्रिस्टल ले लें और उसको हम उसी डायरेक्शन में रखें जिस डायरेक्शन में पहला वाला रखा हुआ है, तो ये कंपन भी इससे गुजर जाएंगे। यहाँ हमें कंपन दिखाई देंगे। लेकिन यदि हम इसकी दिशा बदल दें, यदि इस अध्रुवित प्रकाश को हम एक टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजारने के बाद यहाँ प्राप्त होने वाले प्रकाश को हम एक ऐसे क्रिस्टल से गुजारें जिसका अक्ष पहले वाले से 90 अंश का कोण बना रहा है, इस टाइप से। ऐसी स्थिति में ये कंपन इससे नहीं गुजर पाएगा, क्योंकि इसमें जो कंपन की दिशा है और इसके प्रकाशीय अक्ष का जो डायरेक्शन है वो दोनों परस्पर लंबवत है। ये कंपन नहीं गुजर पाएंगे। यानी यहाँ पर हमें तीव्रता शून्य मिलेगी, यहाँ पर हमें कोई प्रकाश नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें कोई प्रकाश नहीं मिलेगा। तो इस तरह के प्रकाश में खास बात है, इसमें एक ही तरह का कंपन मौजूद है, यानी इसमें सम्मित नहीं है। इसी घटना को हम प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो संक्षेप में इतना समझ लीजिए, ज़्यादा और डिटेल में नहीं जाते इसमें। इसके बाद ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। हम ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं, तो इसकी कई विधियां हैं और इन विधियों में एक विधि है परावर्तन विधि, दूसरी अपवर्तन विधि भी है, द्विअपवर्तन विधि है, द्विवर्णता विधि भी है और प्रकीर्णन से भी हमें ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो एक दो इसमें विधियों का हम अध्ययन करेंगे जो अपने कोर्स में है। परावर्तन विधि से किस तरह से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, इसमें
ब्रूस्टर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस बात को प्रमाणित किया कि जब कभी प्रकाश किसी तल से परावर्तित होता है या आंशिक रूप से परावर्तित होता है, तो जो परावर्तित प्रकाश है वो या तो आंशिक रूप से ध्रुवित होगा या पूर्ण रूप से ध्रुवित होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि वो अध्रुवित हो, यानी तीनों तरह की स्थितियाँ हो सकती हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि एक अपवर्तक पृष्ठ है और ये हमारा आपतित प्रकाश है, ये हमारा अभिलंब हो गया। यहाँ पर हम इस तरह से मानते हैं कि यहाँ से ये माध्यम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ परावर्तन भी होगा और यहाँ पर कुछ अपवर्तन भी होगा, कुछ परावर्तन भी होगा और कुछ अपवर्तन भी होगा। मतलब यहाँ दो तरह की किरणें हमें प्राप्त हो रही हैं। ये हमारा अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश को हम इस तरह से भी दिखाते हैं, दो मुहे तीर के बीच में ये बिंदी रख देते हैं। यहाँ पर ये इस टाइप से जब दिखाते हैं तो इस कंपन को हम कागज़ के तल पर मानते हैं, और जब हम बिंदु के द्वारा दिखाते हैं तो इसको मानते हैं कि कागज़ के तल के लंबवत कंपन हो रहा है। तो दो तरह के कंपन हम मानते हैं, और दोनों को अगर एक साथ दिखा दिए इसका मतलब होता है कि ये अध्रुवित प्रकाश है। तो अध्रुवित प्रकाश को व्यक्त करने का एक ये भी तरीका है। ब्रूस्टर ने यह पाया कि इधर जो हमें प्रकाश मिलता है वो ध्रुवित प्रकाश होता है, जिसमें जो कंपन होते हैं वो कागज़ के तल के लंबवत होते हैं, इसलिए इनको बिंदु के द्वारा दर्शाया गया। इधर के जो कंपन होते हैं वो कागज़ के तल के समानांतर होते हैं। लेकिन इनका जो ध्रुवण है वो आंशिक या पूर्ण या अध्रुवण, तीनों तरह की स्थितियां इनमें हो सकती है। तो ब्रूस्टर ने ये बताया कि जब हम प्रकाश को 0 अंश और 90 अंश की स्थिति में आपतित कराते हैं, उस स्थिति में हमारा जो प्रकाश है वो अध्रुवित रह जाता है। 0 और 90 की स्थिति आप समझ सकते हैं, जैसे अगर इस डायरेक्शन में प्रकाश आए, लंबवत आए, उस स्थिति में आपतन कोण का मान 0 होगा। आपतन कोण का मान 0 होगा तो परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा। अगर इस दिशा में प्रकाश आपतित होगा तो इसी दिशा में लौटेगा भी। तो इस स्थिति में जो हमें परावर्तित प्रकाश मिलेगा वो अध्रुवित होगा। तो एक ये स्थिति है। दूसरी स्थिति अगर मान लीजिए इस दिशा में प्रकाश को हम आपतित कराते हैं, तो इस दिशा में प्रकाश आपतित कराएंगे तो यहाँ पर सीधे ही चला जाएगा। इस स्थिति में भी हमें अध्रुवित प्रकाश मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस स्थिति में ये 90 का कोण बन रहा है ना, आपतन कोण, तो 90 का ये परावर्तन कोण भी होगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री की स्थिति में हमें अध्रुवित प्रकाश मिलता है, लेकिन 0 और 90 के बीच जब आपतन कोण का मान होता है उस स्थिति में या तो आंशिक ध्रुवित प्रकाश मिलेगा या पूर्ण ध्रुवित मिलेगा। तो ब्रूस्टर ने ये बताया कि एक ऐसा कोण, आपतन कोण का एक ऐसा मान हमें प्राप्त होता है जिस मान पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण ध्रुवित हो जाता है। 0 और 90 के बीच एक ऐसा आपतन कोण प्राप्त होता है जिस पर परावर्तित प्रकाश पूर्ण रूप से ध्रुवित हो जाता है। ये ध्रुवण की स्थिति होती है, और इस स्थिति में ब्रूस्टर ने एक नियम दिया जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के हिसाब से। उन्होंने ये नियम दिया कि पूर्ण ध्रुवण की स्थिति में जो आपतन कोण होता है उसको हम ध्रुवण कोण कहते हैं। तो ब्रूस्टर ने ये सिद्ध किया कि ध्रुवण कोण का टेंजेंट या स्पर्शज्या उस माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक के बराबर होती है।
ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है। जैसे मान लें कि ये अवस्था हमारी पूर्ण ध्रुवण की है, इस स्थिति में जो आपतन कोण है उसको हम IP लिखते हैं। ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन या ध्रुवण कोण हिंदी में कहलाता है, इसको IP से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है कि म्यू बराबर tan IP, म्यू बराबर tan IP, यही ब्रूस्टर का नियम है। यानी इस माध्यम का अपवर्तनांक, जिस माध्यम से ये परावर्तन भी हो रहा है और अपवर्तन भी हो रहा है, कुछ प्रकाश अपवर्तित भी हो गया है और यहाँ से कुछ प्रकाश परावर्तित भी हो गया है। तो ये जो माध्यम होगा, इसका जो अपवर्तनांक होगा वो ध्रुवण कोण के टेंजेंट के, या टेंजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, स्पर्शज्या। तो ध्रुवण कोण के स्पर्शज्या के बराबर होगा। ये अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये ब्रूस्टर का नियम है। ये 60 टाइप के क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाता है। अब देखिए, इसमें जो परावर्तित प्रकाश होगा उसमें याद रखिएगा कि जो कंपन होगा वो कागज़ के तल के लंबवत होगा, और ये जो आंशिक रूप से, ये किसी में हम बिंदु रख दें, किसी में, तो ये आंशिक ध्रुवित हो जाता है। तो जो अपवर्तित प्रकाश होता है वो आंशिक रूप से ध्रुवित होता है, पूर्ण रूप से ध्रुवित नहीं होता है। इस स्थिति में एक बड़ा महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकलता है, जिसको अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में। यहाँ पर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि ये जो हमारा अपवर्तन कोण है वो R है। अपवर्तन कोण का मान R है। इसको कुछ भी यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं। OP आपकी परावर्तित किरण है और OQ अपवर्तित किरण है। मान लीजिए ये AO आपतित हो रही है, आपका ये N डैश नॉर्मल हो गया। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष जो निकलता है, क्या निकलता है, अगर आप अपवर्तनांक निकालने चलें तो आप जानते हैं कि साइन I बटे साइन R होता है। अपवर्तनांक का मान क्या होता है, साइन I बटे साइन R। लेकिन इस कंडीशन में I का मान क्या है, IP, और अपवर्तन कोण R है। ये म्यू का मान हो गया। अब ब्रूस्टर का नियम ये कहता है कि म्यू का मान tan IP के बराबर होता है। म्यू का मान क्या होता है, tan IP। और याद होगा tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। त्रिकोणमिति में अच्छी तरह से पढ़ा होगा, tan थीटा का मान बराबर होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन IP बटे cos IP। तो देखिए म्यू का मान एक यहाँ निकला और एक यहाँ निकला। म्यू का मान ये भी है, म्यू का मान ये भी है, ब्रूस्टर के नियम से ये है और ये अपवर्तन के नियम से है। तो ये दोनों बराबर ना होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि साइन IP बटे cos IP का मान बराबर होना चाहिए साइन IP बटे साइन R। ये बराबर, ये ऐसा लिख दिया गया, साइन IP बटे cos IP
बराबर साइन आई पी बटे साइन आर, 1 और 2 से। अब देखिए साइन आई पी अंश में है, ये कट जाएगा, या अंश बराबर है तो हर भी बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कास आई पी बराबर होगा साइन आर के। अब इसमें त्रिकोणमिति का एक सूत्र और लगाते हैं। आपने पूरक कोण का त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ा होगा, साइन 90 ऋण थीटा बराबर कास थीटा, कास 90 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा, इस तरह होता है ना। तो अगर हम इसको कास में बदलना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, कास 90 ऋण आर, कास 90 ऋण आर बराबर होगा साइन आर के। अब देखिए दोनों तरफ कास कास हो गया, इसका मतलब कोसाइन आई पी का और 90 ऋण आर का बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आई पी बराबर होगा 90 ऋण आर के। अगर आर को हम इधर ले आएँ तो आई पी प्लस आर इक्वल टू 90। ये निष्कर्ष है, ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। अब आई पी और आर का योग 90 होगा, आई पी और आर, यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण का योग कितना होगा, 90। अब यहाँ देखिए ये कोण कितना होगा, ये परावर्तन कोण है तो ये भी आई पी ही होगा। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। तो यहाँ देखिए आई पी और आर, एन ओ एन डैश, एन ओ एन डैश, ये रेखी कोण है, ये पूरा का पूरा 180 अंश होगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा, कोण एन ओ एन डैश, ये 180 अंश होगा ना। और अगर आई पी प्लस आर 90 हो गया तो कोण पी ओ क्यू, इसलिए कोण पी ओ क्यू 90 हो जाएगा, यानी ये 90 होगा। अगर ये और ये 90, इन दोनों का योग 90 हो गया तो ये 90 नहीं होगा, तभी ना 180 होगा। इसका मतलब पूर्ण ध्रुवण की स्थिति में परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती हैं। अगर ये कोण 90 हो गया, इसका मतलब ये दोनों किरण परस्पर लंबवत हो जाएंगे। तो एक ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है। कभी कभी ये प्रूव करने के लिए दे देता है। अगर बूस्टर का नियम पूछता है तो बूस्टर का नियम इतना ही है, और अगर इसको पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्ण ध्रुवण की स्थिति में परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती हैं, तो फिर यहाँ से आपको चलना होगा और यहाँ तक जाना होगा, तब ये प्रूव होगा। तो ये आपका बूस्टर का नियम हो गया। इसके बाद कुछ और युक्तियाँ हैं जिसके द्वारा हम ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं। उन युक्तियों में एक युक्ति आती है पोलराइड की। कभी कभी छोटा प्रश्न इस पर पूछ देता है, पोलराइड क्या होता है, पोलराइड कैसे बनता है, इसके क्या उपयोग हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। पोलराइड जो है वास्तव में द्विवर्णता के सिद्धांत पर आधारित एक तरह का ऐसा क्रिस्टल होता है, जैसे टूरमेलिन क्रिस्टल अभी हमने देखा, उसी तरह से उसमें भी अपवर्तन होता है। उससे निकलने वाला प्रकाश ध्रुवित प्रकाश हो जाता है, यानी ध्रुवित एक ही तरह का कंपन उससे गुजर पाता है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज की फिल्म लेते हैं और उसमें कुनैन आयोडो सिलिकेट, कुनैन आयोडोसल्फेट, इस तरह का एक क्रिस्टल होता है जिसका एक प्रकाशिक अक्ष होता है। इसको हम इस टाइप से
एक नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म में इस तरह से इसको व्यवस्थित करते हैं इन क्रिस्टलों को कि इनके अक्ष परस्पर समानांतर हों। इस टाइप से हम दिखा सकते हैं। ये हजारों लाखों क्रिस्टलों को जोड़ करके ये बनाया जाता है। नाइट्रोसेलुलोज की फिल्म लेते हैं और क्विनाइन आयोडोसल्फेट या सोडियम आयोडो क्विनाइन सल्फेट इस तरह का क्रिस्टल होता है। इसको ठीक से देख लीजिएगा। ये क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। इनको जो है नाइट्रोसेलुलोज की जो फिल्म होती है, ये एक तरह का जैसे गोंद जैसा पदार्थ होता है सेलुलोज, तो उसमें जो है चिपका दिया जाता है। इन क्रिस्टलों को इस तरह से चिपकाया जाता है कि उनके जो अक्ष हैं वो समानांतर हो, पैरेलल। अब देखिए, जब हम इससे कोई भी अध्रुवित प्रकाश गुजारेंगे तो जैसे आपने देखा था टूरमेलिन क्रिस्टल में, यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का कंपन गुजर पाएगा, यानी ये जो प्रकाश हमें मिलेगा ये ध्रुवित प्रकाश होगा। यहाँ पर प्रकाश में सममितता होगी, यहाँ सममिति का अभाव होगा। तो इस युक्ति को हम पोलराइड कहते हैं। तो सेलुलोज की फिल्म में इसको बनाते हैं। इसके बाद इसको कांच की पट्टियों के बीच दबा दिया जाता है जिससे ये सुरक्षित हो जाए। तो एक तो इसका उपयोग हो गया ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने में। ध्रुवित प्रकाश के संसूचन में भी, डिटेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम यहाँ पर एक पोलराइड रख करके और उसको घुमाएं, इस पोलराइड को अगर हम घुमाएंगे तो इस स्थिति में जब होगा तो ये कंपन गुजर जाएंगे। लेकिन अगर इसको हम लंबवत कर दें, कुछ इस तरह की स्थिति कर दें, तो फिर ये जो कंपन होंगे, ये कंपन इससे नहीं गुजर पाएंगे। तो इसी से पता चल जाएगा कि ये जो प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश है। यानी ध्रुवित प्रकाश की पहचान करने में भी पोलराइड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके और बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे गाड़ियों की हेडलाइट के कवर में इसका इस्तेमाल किया जाता है पोलराइड का, जिससे प्रकाश की जो चकाचौंध है वो कम हो जाती है, आँखों में पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। रेल या वायुयान या कार की खिड़कियों में भी पोलराइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बाहर का प्रकाश अंदर चकाचौंध न पैदा करे, यानी बहुत सीमित मात्रा में प्रकाश अंदर पहुँचे। खासकर वायुयान की खिड़कियों में और एसी डिब्बे जो होते हैं ट्रेनों के, उसमें जो है पोलराइड ग्लास की खिड़कियाँ लगी होती हैं। तो एक ये भी उपयोग है। तो इस तरह से पोलराइड के उपयोग आप याद कर लेंगे। इसका सिद्धांत वही है जो टूरमेलिन क्रिस्टल का है। ऐसे कंपन जो इन क्रिस्टलों के समानांतर होंगे वो गुजरेंगे और शेष कंपन रुक जाएंगे। इस तरह से ध्रुवित प्रकाश हम इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है और इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। परीक्षा के हिसाब से जितना हमने बताया है उसको आप दोहराइए, इसको बार बार देखिए, अभ्यास कीजिए, तब आप परीक्षा में लिखने में सक्षम हो पाएंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।